जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा और ये ज्ञान सर का पेड कोर्स का लेक्चर है गाइस, करंट अफेयर्स का, जो आप देख रहे हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करना है, ये दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैच की इंफॉर्मेशन की जानकारी जो है वो ले लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम के चैनल्स और ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये सब टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में कवर करने वाले हैं। और अभी तक आपने लाइक का बटन हिट नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा। सो गाइज, हम लोग बात करेंगे इंडिया के विजन के बारे में जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर है। अभी रिसेंटली आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस में डिस्कस हुई थी इसी चीज के बारे में, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन जो था वो मेन डिस्कशन पॉइंट था। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। तो इंडिया ने अपने कमिटमेंट को इंडो पैसिफिक रीजन के लिए रिसेंटली रीअफर्म किया है, मतलब कि फिर से हमने पुष्टि डाली है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र को जो है वो बेटर बनाना है, सिक्योर्ड करना है। और ये 11th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस हमें देखने को मिली, जो लाओ PDR में हुई थी। और इंडिया की अप्रोच जो है वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को लेकर है। इसका मतलब क्या हुआ? तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब ये है कि दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो हम लोग पीसफुल रिलेशंस अपने बनाएंगे। इस क्षेत्र में हम सभी कंट्रीज के साथ शांति से रहना चाहते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं कि सामने वाली कंट्री जो इंटरेस्ट है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्लैश ना हो। तो इस चीज को हमने हाईलाइट किया कि भाई हम सभी कंट्रीज के साथ पीसफुल रहना चाहते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि सामने वाली कंट्री भी हमारे साथ शांतिपूर्वक व्यवहार रखे इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, आजकल क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता बन गया है कि नहीं? तो इंडिया ने कहा कि हम सबको मिलके क्लाइमेट रेजिलियंस पर काम करना होगा, जलवायु अनुकूल बनाने पर काम करना होगा, इस चीज पर काम करना होगा कि जलवायु का इंपैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े या कम से कम पड़े, हम उसको अडेप्ट कर लें। इसमें हम इंडो पैसिफिक कंट्रीज के साथ और भी मजबूत कोऑपरेशन कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से। फिर यह मीटिंग में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया था, ग्लोबल पोलराइजेशन के बीच बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ डायलॉग एंड हार्मनी को अपनाना। सिंपल शब्दों में, भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स है इसका उपयोग करके आज की डेट में पूरे दुनिया भर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, आज की डेट में जो पूरे दुनिया भर में जो मुद्दे चल रहे हैं, परेशानी चल रही है, उसको रिजॉल्व करें भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसको प्रमोट करके। तो इन तीन चीजों पर मेनली इंडिया ने बात करी। अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो इंडिया ने 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है UNCLOS, इसको साइन किया था इंडिया ने 1982 में। तो इंडिया ने यह बोला कि सभी कंट्रीज UNCLOS को फॉलो करें, जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और लॉफुल कॉमर्स को इंश्योर करता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। सिंपल शब्दों में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो इस चीज को इंश्योर करता है कि सभी लोग फ्रीली मूव कर सकें, यानी कि सभी के शिप्स फ्रीली मूव हो सकें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के। और सभी लोग जो है, यानी कि सभी कंट्रीज जो है वो इंटरनेशनल कानून का पालन करें। तो इस चीज पर इंडिया ने मेनली फोकस किया और इंडिया ने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस जो कंट्रीज के अधिकार और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, स्पेशली उन कंट्रीज को जो इस क्षेत्र में एक्टिवली इन्वॉल्व है। और हमारे ग्लोबल कॉमन्स को सेफ रखना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि पूरे दुनिया भर में जो सभी की कॉमन चीजें हैं, जैसे कि इंटरनेशनल वाटर्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मैरीटाइम रिसोर्सेज, तो इसको प्रोटेक्ट करना सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे क्लाइमेट, ये इंटरनेशनल मुद्दा है, इसको प्रोटेक्ट करना सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि बुद्धिज्म की टीचिंग को अडॉप्ट करके इंटरनेशनल टेंशंस को रिजॉल्व किया जा सकता है। बुद्धिज्म की टीचिंग्स को अगर हम
अपनाएं तो हम ग्लोबल पीस ला सकते हैं, वैश्विक शांति ला सकते हैं। बुद्धिज्म के विनय पिटाका में एक कंसेप्ट है, और कंसेप्ट जो है जिसमें डिस्प्यूट्स को कन्फेशन, रिकंसिलेशन और कंसेंसस के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। कन्फेशन मतलब कि अगर कुछ गलतियां हो गई तो भाई आप कन्फेस कर लो कि हाँ भाई हमसे गलती हुई, इसके कारण ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ। जैसे आप जब जो इंसान गलती अपनी मान लेता है कि भाई ये गलती हो गई यार, तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर थोड़ा सा इशू जो है वो रिजॉल्व होता है। दूसरा रिकंसिलेशन, मतलब अब जैसे कई बार लड़ाई हो जाती है दो लोग के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में, या आप अपने साइड अपने एंगल सोचो कि आपकी अपने अपने दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, बट उस लड़ाई में भी आप भाई के साथ या सिबलिंग के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब भाइयों के बीच या भाई बहन के बीच या बहनों के बीच लड़ाई हो जाती है, तब क्या होता है कुछ दिन तक तो गुस्सा रहता है, फिर धीरे धीरे करके बातचीत होती है कि वो ग्लास उठा के रख देना उधर, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ऐसे करके तो धीरे धीरे रिलेशन वापस से स्ट्रांग होने लगते हैं। इसको बोलते हैं रिकंसिलेशन, की रिस्टोर करना रिलेशनशिप को। फिर एक कंसेंसस होता है कि सहमति, एक प्रकार से आप कह सकते हो उसको कि कॉम्प्रोमाइज, कि ठीक है भाई कॉम्प्रोमाइज कर दिया, एडजस्ट कर दिया, राइट, सहमति कर दी। तो बुद्धिज्म के विनय पिटाका में ये कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। अधिकरण समता धम में, अधिकरण समता धम में इस चीज के बारे में मेंशन्ड है। इसके अलावा बुद्धिज्म की कोर वैल्यूज जो कि करुणा है, कंपैशन, करुणा, और दूसरा है प्रतीत्य समुत्पद, मतलब कि इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, कि भाई आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेशन बनाओ मिलकर। ऐसी कोर वैल्यूज को अपनाना जरूरी है जिससे कि सॉल्यूशन निकल सके। तो जब आप मेंस का आंसर लिखो ना, तो उस मेंस के आंसर में आप इस पॉइंट को भी अगर मेंशन करो कि देखो बुद्धिज्म की वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आप अडॉप्ट करके जो है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो, तो कितना अच्छा लगेगा आपका आंसर, सोचिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो आप पढ़ते हो, मध्यम मार्ग, ये सिखाया है बुद्धिज्म के अंदर, मिडिल पाथ। इसका जो कंसेप्ट है जिसमें एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है, ये वैश्विक जो चिंताएं हैं उसको रिजॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंडिया ने पिछले 10 सालों में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है गाइस। ये पॉलिसी स्पेशली आसियान कंट्रीज के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करती है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इंडिया आसियान की मेंबर है? सिंपली यस और नो में टाइप करो। अब ध्यान से सुनना, आसियान के साथ हमारा जो एंगेजमेंट, जैसे वियतनाम, जापान, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, ट्राइलेटरल हाईवेज, ऐसे इनिशिएटिव से हमने अपने रिलेशन और स्ट्रॉन्ग किए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी 1927 की विजिट में यह कहा था कि हमारे कल्चरल टाइज साउथ ईस्ट एशिया के साथ बहुत गहरे हैं। यह मैसेज आज भी बहुत रेलिवेंट है और हमारे रिलेशंस को समझने में कि किस तरीके से हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप बनाते हैं। और इंडिया ने इस ADMM प्लस मीटिंग में क्लाइमेट चेंज को एक मेजर खतरे के रूप में हाईलाइट किया, जो डायरेक्टली डिफेंस और सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। और इंडिया ने यह कहा कि हमें एक डिफेंस स्ट्रेटेजी बनानी होगी जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करे। ये मल्टी स्टेक होल्डर सोल्यूशन को इन्वॉल्व करेगा, यानी कि काफी सारे लोग इसमें एक साथ आकर जुड़ेंगे जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकता है। क्लाइमेट चेंज और सिक्योरिटी थ्रेट्स के बीच की जो रिलेशंस हैं उसे समझना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो जलवायु परिवर्तन और सिक्योरिटी थ्रेट, इन दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है। अगर हम क्लाइमेट चेंज को नहीं समझेंगे तो वैश्विक स्टेबिलिटी को नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। और ADMM प्लस फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आसियान कंट्रीज और उनके डायलॉग पार्टनर्स को यूनाइट करता है, एक जगह लेकर आता है एक प्लेटफॉर्म में। और मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे डोमेन में कॉपरेशन को मजबूत करता है। ADMM प्लस के थ्रू एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप को तैयार करते हैं, बनाते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये जो मानवता के कल्याण के लिए जो काम होता है ना, और मिलिट्री मेडिसिन, ऐसे एरियाज में जो काम होता है, इसमें प्रैक्टिकल कोलैबोरेशन सभी एक्सपर्ट्स आकर करते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। सो इंडिया का हिस्टोरिकल रोल साउथ ईस्ट एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, स्पेशली बुद्धिज्म को फैलाने में।
इंडियन ट्रेडर्स और हमारे जो संत मॉन्क्स जो हैं उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि एजुकेशनल और कल्चरल हब जैसे श्री विजय इंडोनेशिया में डेवलप हुआ है, और अंगकोर वाट कंबोडिया और बोरोबुडुर इंडोनेशिया जैसे आर्किटेक्चरल मार्बल्स में हिंदू और बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस का फ्यूजन देखने को मिलता है। और बुद्धिज्म ने साउथ ईस्ट एशिया के रूलर्स की अथॉरिटी को मजबूत किया, जिससे गवर्नेंस यानी कि शासन और कल्चरल प्रैक्टिसेस को एक डायरेक्शन मिले। तो देखो किस प्रकार से जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी, जीएस पेपर 1 सोसाइटी, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, किस तरीके से ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक होके ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी इंटरलिंक करके। तो सोचो आप कि इस तरीके से अगर आप अपने मेंस का आंसर लिखोगे तो कितना बढ़िया आपका आंसर होगा। और होता यही है कि आपको एक ऐसी अप्रोच के थ्रू अपना आंसर बनाना है कि जिसमें सभी चीज़ इंक्लूडेड हो, सभी एरियाज इंक्लूडेड हो, कुछ छोड़ना नहीं है। अब गाइस एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कोकिंग कोल का रोल, जो स्टील प्रोडक्शन और भारत की इकोनॉमी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। सो रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और इंपोर्ट पर जो हमारा 85% डिपेंडेंस है वो कम होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीति आयोग ने क्या सजेस्ट किया अपनी रिपोर्ट में कि कोकिंग कोल एक क्रिटिकल मिनरल बना देना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि क्रिटिकल मिनरल बनाने से हम उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इंपोर्ट के ऊपर जो हम 85% के लिए कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। पहला फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि कुकिंग कोल स्टील प्रोडक्शन का 42% कॉस्ट करता है, यानी कि स्टील को बनाने में 42% जो खर्चा आ रहा है वो कुकिंग कोल के कारण आ रहा है। दूसरा, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टील पर डिपेंड है, यानी कि हम लोग जो है हमारे जितनी भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है हमें या इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है तो पूरी चीज स्टील, उसका एक बेस है स्टील सेक्टर। और यूरोपियन यूनियन की इंपोर्ट डिपेंडेंसी 62% है पर भारत की 85%, और समस्या सीरियस है। तो सॉल्यूशन ऑब्वियस ही बात है कि इस पर काम करना पड़ेगा, जरूरी है। तो जब हम स्टील प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कोकिंग कोल का रोल बैकबोन जैसा है कि जब भी बात हो रही ना स्टील प्रोडक्शन की या इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे देश में, तो कुकिंग कोल, ये जो कोयला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सवाल उठता है कि इसे क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट ने बोला ना कि इसे क्रिटिकल मिनरल बना दो, तो क्यों? तो अब देखो, पहली चीज तो इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, स्टील प्रोडक्शन के लिए यह बहुत जरूरी है, इसको आप हटा ही नहीं सकते। दूसरा, अभी कोई भी ऐसा ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है जो कोकिंग कोल को सब्स्टिट्यूट कर दे या उसका ऑल्टरनेटिव बन जाए, अभी है ही नहीं। और तीसरा, यूरोपियन यूनियन ने इसे क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाल दिया है और भारत को भी ऐसा करना होगा, तो इससे भारत को फायदा होगा। आपको बता दें, 1 टन स्टील बनाने के लिए कितना लगता है? 780 किलोग्राम कुकिंग कोयला लगता है। अब आप समझ रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस अब कितनी है? क्लियर हो रहा है कि सोचो सिर्फ 1 टन स्टील बनाने के लिए 780 केजी कोयला लग रहा है। सो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास 16.5 बिलियन टन मीडियम क्वालिटी और 5.13 बिलियन टन प्राइम क्वालिटी कोकिंग कोल के रिजर्व हैं, फिर भी हम ज्यादा रिलाय करते हैं इंपोर्ट्स पर। क्यों पर? मतलब एक चीज ये बताया जा रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी कोयले का रिजर्व है, भंडार है, अच्छा, बट फिर भी हम इंपोर्ट करा रहे हैं। तो आपको बता दें, पीएसयू वॉशरीज सिर्फ 32% कैपेसिटी पर काम कर रही है, यानी कि हमारे पास जो पीएसयूज हैं जो कोयले पर काम करते हैं वो सिर्फ अपनी कैपेसिटी का 32% ही करना है। हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज अभी भी नहीं है, हमारे पास पॉलिसीज स्ट्रांग नहीं है, पॉलिसी के सपोर्ट की कमी है। देखो हमारे पास भंडार और अगर हम
रोक देंगे ना तो उससे फायदा ही होगा। अगर खुद प्रोडक्शन करेंगे तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, हमारा डेवलपमेंट काफी तेजी से इंक्रीज होगा। और एक समस्या हालांकि और ज्यादा बड़ी है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने 1.5 लाख करोड़ का कोकिंग कोल इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट काफी एक्सपेंसिव होता है और प्राइस फ्लक्चुएशन का भी रिस्क है ग्लोबल मार्केट में। तो हम अभी भी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमारी जेब से बहुत पैसा बर्बाद कर रहा है। ये मतलब ये है कि हमारा स्टील प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और स्टील प्रोडक्शन के कॉस्ट बढ़ेंगे तो ग्लोबली हम अपने स्टील को जो है वो बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरी कंट्री जो है वो जिसके कॉस्ट कम होंगे वो बेचेगी फिर। तो नीति आयोग ने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, आइए उस पर बात करें। तो कोयला, स्टील और एनवायरमेंटल मिनिस्ट्रीज, इन तीनों को जो है वो मिलकर काम करना होगा। पहली चीज तो ये बोली। दूसरा ये बोला कि आप जो है वो पॉलिसीज में सुधार लाओ, जैसे कोल बियरिंग एरियाज एक्ट 1957 में संशोधन लाओ, अमेंडमेंट लाओ, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को प्रमोट करो। अगर ये सब ठीक इंप्लीमेंट कर दिया प्रॉपर तरीके से तो इंडिया का स्टील प्रोडक्शन और इकोनॉमी दोनों बूस्ट होगा। आपको पता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना सिर्फ इकोनॉमी को फायदा नहीं करेगा, एनवायरमेंट को भी फायदा करेगा। कैसे? पर कोयला चलेगा तो एनवायरमेंट का तो नुकसान होगा ही। देखो यार, हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे ना दूसरे देश के ऊपर। अगर हम अपना कोयला इतना रिजर्व है हमारे पास तो वो निकाल लें और फिर उस पर एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम करें, जैसे कि एमिशन कम से कम करें, तो हम बहुत सारे टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो हम डिपेंडेंट नहीं होंगे। दूसरा, जो पैसा बचेगा उसको रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी को जो है वो हम बूस्ट कर सकें, 2070 तक नेट जीरो के टारगेट को अचीव कर सकें, है ना। आपको यह भी समझना होगा कि दुनिया के काफी सारे देश अपने क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जैसे यूएस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा। और इंडिया की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में अभी तक कोकिंग कोल शामिल नहीं है। स्टेट जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इनके पास बहुत बड़ा रिजर्व है कोयले का, जिसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो इंडिया को ग्लोबल ट्रेंड के साथ अलाइन होना होगा और टारगेटेड स्ट्रेटेजीज बनानी होंगी। अब आखिरी सवाल, आगे क्या करना है? तो देखो भाई, सबसे पहली चीज तो कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर कर दो, जो नीति आयोग ने रिकमेंड किया। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। पीपीपी मॉडल के थ्रू डेवलपमेंट करो, कोल फील्ड को डेवलप करो पीपीपी मॉडल के थ्रू, और पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्रीज, प्राइवेट प्लेयर सब मिलकर कोलैबोरेट करें। और हाँ, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि इससे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, कम से कम हो, और उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में जो है हमें बेहतर मिल सके। तो ये कोकिंग कोल से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। होपफुली आपको पूरी चीज क्लियर हुई है। अभी गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 बाकू अजरबैजान में कंप्लीट हुई है। तो ये जो टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक है। बहुत ही सिंपल तरीके से इस टॉपिक को जो है वो समझते हैं। सीओपी यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएनएफसीसीसी का एक मेजर इवेंट होता है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे यूएनएफसीसीसी का फुल फॉर्म लिखकर बता सकते हैं आप? तो अब देखिए क्या होता है कि इस कॉन्फ्रेंस में काफी सारी कंट्रीज एक साथ इकट्ठा होती हैं और दुनिया भर के क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बातचीत करती हैं। इस बार फोकस था क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। तो एक नई टर्म है NCQG, यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। लिख लेना, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। इसमें डिसाइड किया गया कि 2035 तक डेवलप कंट्रीज हर साल 300 बिलियन US$ प्रोवाइड कराएंगी, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया 1.3 ट्रिलियन US$ की डिमांड कर रही है। यह गैप दिखाता है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट का इशू है, सबसे बड़ा विश्वास का इशू है। आर्टिकल 6.2 जो है, इसके तहत बायलैटरल कार्बन ट्रेडिंग को अप्रूव किया गया। मतलब एक देश दूसरे देश से कार्बन क्रेडिट ले या दे सकता है। अभी कुछ दिनों पहले हमने कार्बन क्रेडिट के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। तो आपको पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड खरीदी और बेची जा सकती है इस एमिशन को, राइट। तो ये अब आपस में देशों के बीच में भी हो सकता है। आर्टिकल 6.4 जो है, इसने एक सेंट्रलाइज्ड यूनाइटेड नेशन मैनेज्ड कार्बन मार्केट एस्टैब्लिश किया, कि मतलब कार्बन मार्केट एक
इंटरनेशनल लेवल का बनाया, तैयार किया कि जहां पर कार्बन के स्टॉक्स यानी कि खरीदने और बेचे जा सकेंगे, कार्बन की ट्रेडिंग हो सकेगी। यह मैकेनिज्म कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक डिक्लेरेशन पास किया गया इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिसमें मीथेन के एमिशन को रिड्यूस करने की बात की गई जो ऑर्गेनिक वेस्ट से जनरेट होता है। 30 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था, लेकिन इंडिया अभी भी इस संकल्प का पार्ट नहीं है क्योंकि इंडिया को लग रहा है कि काफी सारी कमियां इसमें हैं जो कि पूरी नहीं की गई हैं। बाकू वर्क प्लान अडॉप्ट किया गया जिसमें इंडिजीनियस कम्युनिटी यानी कि जो स्वदेशी जो लोग हैं और महिलाएं जो हैं इनको क्लाइमेट एक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व करने की बात की गई। लीमा वर्क प्रोग्राम ऑन जेंडर को 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब इंडिया की चिंताएं क्या हैं यह समझो। इंडिया ने 300 बिलियन यूएस डॉलर को रिजेक्ट करते हुए कहा कि यह अमाउंट जो है वो काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इंडिया ने 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की डिमांड करी जिसमें 600 बिलियन यूएस डॉलर ग्रांट्स होने चाहिए, अनुदान होने चाहिए। इंडिया ने जो एलडीसीज जो है और एसआईडीज हैं, अब आप मुझे एलडीसी और एसआईडीएस का फुल फॉर्म बताएंगे। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। जो कंट्रीज जो होती है ना उनके डेवलपमेंट के हिसाब से है और दूसरा एक आइलैंड कंट्रीज है, राइट। तो बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे इसके क्या फुल फॉर्म होंगे। इंडिया ने सपोर्ट किया इन कंट्रीज को, क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं चाहे वो लो इनकम कंट्रीज हो, लीस्ट डेवलप कंट्रीज हो या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हो, अब फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो है कंट्रीज, तो गाइज ये सबसे पिछड़ी कंट्रीज है। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव इन पर सबसे पहले पड़ेगा और इनकी डिमांड है, इंडिया ने सपोर्ट किया है क्योंकि ये इन कंट्रीज की डिमांड है कि डेवलप कंट्रीज अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को सीरियसली लें। एडॉप्शन प्रोसेस को अनफेयर कहा गया क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के इनपुट्स को इग्नोर किया गया है। डेवलपिंग कंट्रीज जो डिमांड कर रही है उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो डेवलप कंट्रीज बोल रही है उसको सब सुन रहे हैं। तो इंडिया खड़ी हुई है डेवलप कंट्रीज के साथ। तो ऐसी चीज आप मेंस में लिख सकते हो। अब ग्रीन क्लाइमेट फंड और लॉस एंड डैमेज फंड, ऐसे मैकेनिज्म्स के थ्रू इंडिया अपने क्लाइमेट गोल्स अचीव कर सकता है। इनिशिएटिव जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इनको प्रमोट करना इंडिया के लिए एक बड़ा मौका है। इंडिया हर बार डेवलप कंट्रीज को उनके हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाता है कि बेटा तुम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय पर बहुत नुकसान किया है, ये क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव हो रहा है ना ये तुम लोग की वजह से हो रहा है। ये हमेशा याद दिलाता है इंडिया डेवलप कंट्रीज को। और फेयर फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करता है कि फंडिंग फेयर तरीके से करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, हेल्प करो डेवलपिंग कंट्रीज को। और आपको बता दें कि इंडिया की जर्नी 1970 के कॉशियस अप्रोच से लेकर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 8 होस्ट करने तक काफी इंस्पायरिंग रही है। एनएपीसीसी और अपडेटेड एनडीसी जैसे इनिशिएटिव से इंडिया अपना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है क्लाइमेट चेंज को रिजॉल्व करने की तरफ। बेसिक ग्रुप और एलएमडीसी की लीडरशिप करके इंडिया ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को चैंपियन कर रहा है। मैनग्रूव अलायंस फॉर क्लाइमेट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऐसे इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया दुनिया को सस्टेनेबल सोल्यूशन ऑफर कर रहा है। सो गाइस, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 ने हमें एक बार फिर दिखाया कि क्लाइमेट एक्शन में सबका कॉपरेशन जरूरी है। इंडिया का जो स्टैंड है वो क्लियर है, इक्विटी एंड फेयरनेस, कि बेटा सब फेयर रहो, इसके बिना सस्टेनेबल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो चीजें मैंने आपको बताई है तो वो जरूर आप जो है वो मेंशन करिएगा अपने मेंस में। अब गाइस देखिए, हम डिस्कस करने वाले हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के 100 ईयर्स का जो सेलिब्रेशन हुआ है और सत्येंद्र नाथ बोस जी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिविल सर्विसेज में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले न्यूज की बात करें तो 2024 में बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की सेनेटरी सेलिब्रेट की गई, यानी कि 100 ईयर्स पूरे हो गए। इसमें सत्येंद्र नाथ बोस के क्वांटम मैकेनिक्स
में दिया गया ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन हाईलाइट हुआ। उनका काम पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी पर था, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आगे एक्सपेंड किया। आज भी ये कंसेप्ट्स मॉडर्न फिजिक्स में काम आ रहा है, चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो, कंडेंस्ड मैटर साइंस हो या क्वांटम कंप्यूटिंग हो। अब उनकी कहानी की शुरुआत पर चलते हैं। तो सत्येंद्र नाथ बोस जी का जन्म हुआ 1 जनवरी 1894 को। कहां पर? कोलकाता में। बचपन से ही उनका मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एकदम एक्सेप्शनल टैलेंटेड पर्सनालिटी थे ये। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिजिक्स में टॉप रैंक के साथ ग्रेजुएशन किया। और एक और फैक्ट आपको बता दें कि उनके टीचर्स जो रेडियो वेव रिसर्च के पायनियर थे, उन्होंने बोस को इंस्पायर किया क्वांटम मैकेनिक्स की फील्ड में जाने के लिए। उसके बाद उन्होंने मेघनाद साहा के साथ कोलैबोरेशन किया और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर काफी इंपॉर्टेंट काम किया। फैक्ट यह कहता है कि बोस ने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के काम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। 1924 में बोस ने एक रेवोल्यूशनरी पेपर लिखा, प्लैंक्स लॉ एंड द हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा। यह आपसे एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि यह किसका वर्क है, तो बोस आप ध्यान में रखिएगा। और यहां पर किस बोस की बात हो रही है, नीचे कमेंट बॉक्स पर उनका पूरा नाम बताओ। तो इस चीज में उन्होंने, यानी कि प्लैंक्स लॉ एंड हाइपोथेसिस ऑफ लाइट क्वांटा में उन्होंने पार्टिकल्स ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल ट्रीट किया। इसका मतलब यह है कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल्स के बीच डिफरेंस नहीं होता। ब्रिटिश जनरल ने इस पेपर को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बोस ने डायरेक्टली आइंस्टाइन को अपना पेपर भेजा और आइंस्टाइन ने इस काम की इंपॉर्टेंस समझी और पेपर पब्लिश करने में मदद की। आइंस्टाइन ने इस काम को एक्सपेंड करते हुए एक नए स्टेट ऑफ मैटर का प्रेडिक्शन किया, जिसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट जो है, ये बेसिकली एक नया स्टेट ऑफ मैटर है। इसमें पार्टिकल्स एक ही क्वांटम स्टेट में ऑक्यूपाई करते हैं। अब देखो, आपको इतना डेप्थ में नहीं आना, जो चीज मैंने आपको बताई थी ना, बस वो ध्यान में रखो। और ये ध्यान में रखो कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वो एक स्टेट ऑफ मैटर हम लोग को देखने को मिलता है। अब सुनो, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से 2 क्लासेस ऑफ पार्टिकल्स डिफाइन की गई। एक है बोसॉन्स, जो बोस के नाम पर है, ये आ सकता है प्रीलिम्स में, ध्यान देना। बोसॉन्स जो बोस के नाम पर है, ये पार्टिकल सेम क्वांटम स्टेट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सुपर कंडक्टिविटी और सुपर फ्लूइडिटी। फिर दूसरा है फर्मियॉन्स, जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और इन्हीं से हमारे यूनिवर्स मैटर बनता है। यानी कि यूनिवर्स का जो मैटर है वो इसी से बन रहा है, फर्मियॉन से। अब BCE यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट के बारे में बात करें तो इसका थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन 1920 में हुआ था, लेकिन एक्सपेरिमेंट 1995 में कंफर्म हुआ। और किसके द्वारा? एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमेन के द्वारा। उनको 2001 में नोबेल प्राइज भी मिला था इस चीज के लिए। और बोस के प्रिंसिपल्स ने क्वांटम कंप्यूटिंग और हिग्स बोसॉन जैसी डिस्कवरी में बहुत मदद जो है वो की है। अब बोस के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो इनिशियली ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन इनको नहीं मिला। ये ज्योग्राफिकली और कल्चरल बैरियर की वजह से हुआ था। वेस्टर्न साइंटिस्ट के काम को ज्यादा हाईलाइट किया जाता था उस समय। बट बोस ने इंडियन एकेडमिया में एक लीडर का रोल प्ले किया। उन्होंने ढाका और कोलकाता के इंस्टीट्यूशन में क्वांटम मैकेनिक्स के रिसर्च को आगे बढ़ाया। उनको 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1959 में उन्हें इंडिया के नेशनल प्रोफेसर अनाउंस किया गया। नेशनल प्रोफेसर, सोचिए आप, ये फैक्ट आप में से शायद काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो अब ध्यान में रखिएगा। SN बोस नेशनल प्रोफेसर भी रह चुके हैं। अब लेकिन फैक्ट यह है कि उन्होंने कभी नोबेल प्राइज जो है वो नहीं जीता। बट उनकी रिसर्च, यानी कि उन्होंने जो रिसर्च करी थी उसके थ्रू नोबेल प्राइज ऑलरेडी जो है वो किसी को मिला, उनकी रिसर्च के आधार पर, उनकी थ्योरी को प्रैक्टिकल करने के आधार पर 2001 में। अभी हमने बात करी थी ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइस, जिसके बारे में एक अच्छी जानकारी, एक आइडिया आपको होना चाहिए था।
राइट। तो बस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब गाइस देखो, आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 के बारे में, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे ही सकते हो अच्छे से आपने पढ़ा है तो। और दूसरा फिर उसके बाद मैंने आपको ADMM+ के बारे में भी पढ़ाया है, तो इसका भी आंसर आप दे सकते हो कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताना। और फिर देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में हम लगातार काफ़ी दिनों से जो है वो कवर कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें, तो जो भी चीज़ आपने कवर करी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी से रिलेटेड वो पूरी की पूरी चीज़ इसमें उतार दो। ट्राई करो 120 वर्ड में मेंस का आंसर जो है वो लिखने की, राइट। और कल के लेक्चर में पायल भारती, राधे श्याम और अंकित मान और रुद्र ने कमेंट जो है वो किए हैं, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अपना कमेंट जो है वो करते चलो, एक दिन आपका सिलेक्शन जो है वो ज़रूर होगा। मेरी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ है, और सभी लोग जो है वो अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखा करो, राइट। और बाकी एक का क्वेश्चन जो था वो कल के उसमें ये था कि डेली PDF जो है वो कहाँ पर मिलेगी, बस करंट अफेयर्स की चाहिए। तो देखो ऋषभ, आप जो है वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट कर लो, तो आपको PDF की इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मैं साइन ऑफ करता हूँ। मेरा नाम है कमलाक्ष झा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।